हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले बिहार बोर्ड 10वीं के बायोलॉजी के कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न पहला ये है कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जाइलम और फ्लोएम दोनों पौधे के अंदर उत्तक होते हैं जो पोषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। जाइलम उत्तक जो पौधे के लिए शरीर को ढांचा जैसे स्थिर रखते हैं, इसके बराबर फ्लोएम उत्तक पोषक तत्वों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जाइलम संरचना दो तरह के होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय जाइलम। फ्लोएम एक जीवंत उत्तक होता है जो पोषण तत्वों को पौधों के भागों तक ले जाता है। प्रश्न दूसरा यह है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो इसका उत्तर होगा, पौधों में गैसों का आदान प्रदान एक घनीय पदार्थ है जो सबसे अधिक जाना जाता है के माध्यम से होता है, जिसे पोर्स कहते हैं। पोर्स के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य गैस भी पौधों में प्रवेश करते हैं। जब पौधा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो वह पोर्स के माध्यम से ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता है, और जब उसमें अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो वह पोर्स के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता है। इस तरह पौधे और अन्य वनस्पति आमतौर पर जीवों की तुलना में ज़्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं और उसे संभालते हैं, जो हमारी धरती पर अस्थायी जीवन के लिए आवश्यक है। प्रश्न तीसरा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या है। तो इसका उत्तर होगा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हमारे रक्त और हवा को ऑक्सीजन को संचित करता है। यह हीमोग्लोबिन एक आयरन युक्त प्रोटीन होता है जो रक्त में पाया जाता है। यह ऑक्सीजन के इस प्रकार के भंडारण के कारण शरीर की ऊर्जा की मांग को पूरा करता है। जब हम ऑक्सीजन को सांस लेते हैं तो यह हमारे फेफड़ों में उपलब्ध होता है और वहां से रक्त के साथ बाईपास होकर हमारे शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। वहाँ यह ऑक्सीहीमोग्लोबिन के साथ मिलकर अन्य भागों तक ले जाता है। वहाँ यह ऑक्सीहीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन को शरीर के कोशिकाओं तक पहुँचाता है। जब यह ऑक्सीजन को उपभोग करता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस लौटता है, जो रक्त के माध्यम से फिर फेफड़ों में पहुँचता है और फिर हम उसे अपने श्वसन से बाहर निकालते हैं। प्रश्न चौथा यह है कि उत्सर्जन की परिभाषा दें। उत्सर्जित पदार्थ क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्सर्जन का अर्थ होता है किसी पदार्थ को बाहर निकालना। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु से बाहर आती है तो उसे उत्सर्जित कहा जाता है। उत्सर्जित पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी वस्तु या शक्ति के प्रभाव से या रासायनिक अभिकारिता के कारण दूसरे पदार्थों से अलग होते हैं। ये पदार्थ स्वतः उत्सर्जित होते हैं या फिर उनको किसी विशेष तरीका से उत्सर्जित किया जाता है। उत्सर्जित पदार्थ जैसे कि विषैले गैस, धूम्रपान, गुब्बारे आदि हो सकते हैं। रक्त के दो कार्यों को लिखें। तो रक्त के दो मुख्य कार्य, पहला यह है कि ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को शरीर के ऊतकों तक पहुंचाना। रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन, खनिज और पोषक तत्वों को शरीर के अंगों तक पहुंचाती है। दूसरा यह है कि अपशिष्ट पदार्थों को, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अतिरिक्त पदार्थों को निकालना। शरीर में निकाले गए अपशिष्ट पदार्थ फिर गुर्दे के माध्यम से मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। प्रश्न छठा है कि वाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन और स्थानांतरण दो जल के अलग अलग स्थानों में होने वाली घटनाएं होती है। वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी घटना होती है जिसमें पानी या कोई अन्य द्रव उसके उद्देश्य के अनुसार उच्च तापमान पर गर्म होता है, जिससे वह वाष्प बन जाता है। जैसे कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो यह वाष्प बन जाता है। स्थानांतरण एक ऐसी घटना होती है जिसमें एक द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, जैसे कि जब हम एक बर्तन में पानी लेकर उसे दूसरे बर्तन में डालते हैं तो यह स्थानांतरण होता है। इस तरह वाष्पोत्सर्जन उच्च ताप पर होने वाली घटना है, जबकि स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक द्रव्य का प्रवाह होने वाली घटना है। प्रश्न सातवां यह है कि पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन में इसकी क्या महत्व है। तो इसका उत्तर हो जाएगा,
पित्त एक त्रिदोष है जो आयुर्वेदों में वात और कफ के साथ मिलकर मनुष्य के शरीर में प्रकृति के अनुसार संतुलित रखने का काम करता है। पित्त शरीर को पाचन के लिए आवश्यक होता है और इसके अधिक या कम होने से पाचन विकार होते हैं। पित्त शरीर में जल्दी गलने वाला होता है और इसीलिए यह शरीर के उष्णता नियंत्रण करता है। इसके अलावा यह मनुष्य के मस्तिष्क, आँख, त्वचा, पेट और लीवर जैसे अंगों के लिए भी अत्यंत आवश्यक होता है। प्रश्न 8वां यह है कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? तो इसका उत्तर होगा हमारे आमाशय में अम्ल जो कि एसिड की मुख्य भूमिका भोजन को पचाना होता है। आमाशय में अम्ल पाचन एंजाइम पेप्टिड्स द्वारा बनाए जाते हैं जो खाद्य पदार्थों को टूटकर उसमें मौजूद नाइट्रोजन और सल्फर के समान तत्वों के साथ अमोनिया या अमोनिया नामकों में बदल देते हैं। ये अम्ल भोजन को एक स्तर से अधिक तत्वों में विभाजित करके शरीर को ऊर्जा और पोषण प्रदान करते हैं। अम्ल अवशोषण और विकार के खिलाफ भी शरीर की रक्षा करते हैं। तो प्रश्न 9 यह है कि दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं, उनके क्या कार्य हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दीर्घरोम शीर्षक से पांव तक लंबे बाल होते हैं जो मुख्य रूप से इंसानों की जंग और शरीर को गर्म करने रखने के लिए होता है। इन बालों को हेयर फॉलिकल नामक संरचना उत्पन्न करती है जो बाल की गठन परीक्षा करती है। दीर्घरोम जंघा, घुटना, बाँव और माथे पर पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य है शरीर को ठंडा रखना और बचाना। पादपों में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? तो इसका उत्तर होगा पादप में जल और खनिज लवण का वहन 2 तरीक़ा से होता है। जल के वहन के लिए पादप के ऊतकों में जल और आवश्यक खनिज तत्वों को खड़ा करने में मदद करने के लिए पादप ऊतकों में पानी के नलिका नामक संरचना होती है जो जल को संचयित करती है और पौधे की आवश्यकताओं के अनुसार जल को बाहर निकालती है। इस प्रकार पादप में जल का वहन अस्थायी रूप से नलिकाओं के माध्यम से होता है। दूसरा, खनिज लवण के वहन के लिए पादप में ऊतकों में खनिज तत्वों को पानी के साथ लेकर जाने के लिए रक्त परिसंचरण की आवश्यकता होती है। खनिज लवण संभवतः रक्त के साथ अधिक संगठित होते हैं और वे पादप में विभिन्न ऊतकों तक पहुंचते हैं। खनिज लवण का वहन धातु समाचारक और वाहक प्रोटीन के माध्यम से होता है। आज के लिए बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।